हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ क्वांट्स विद चिन्मय सर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अर्थमेटिक का, और ये बहुत ही मिसअंडरस्टूड टॉपिक है स्टूडेंट्स में। जैसे हम लोगों ने टाइम एंड वर्क भी पढ़ा था, तो उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को टाइम एंड वर्क पहले डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट जो है वो सही तरीके से नहीं पता होता। तो प्रॉफिट एंड लॉस भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आप कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझते हो तो इसके बेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो जानेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बड़ी आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही में इस वीडियो की अगर पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो डेफिनेटली मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियोस पसंद आते हैं मेरे तो आप उसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर कुछ एडिशनल क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस को समझने से पहले आपको इन 4 टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। यूजुअली हम लोग स्कूल लेवल में ये जो 4 टर्म्स है वो देख चुके हैं। ओके, तो उसका एक क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। ऑलरेडी ये चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है, पहली चीज़ है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस हम लोग किसको कहते हैं? जिस पर्टिकुलर प्राइस में हम लोगों ने चीज़ खरीदी है उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, मान लो कि कोई रिटेलर है, उसको कुछ चीज़ बेचनी है, तो जाहिर सी बात है एक्चुअल प्राइस में, ओरिजिनल प्राइस में वो चीज़ खरीदेगा जब, और उसमें अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करेगा, तब हम लोग उसको एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, राइट। क्योंकि हमेशा प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, राइट। ये जो रिटेलर है जिसने मान लो कि 100 रुपीज़ में कोई चीज़ खरीदी है तो वो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, बिकॉज ओरिजिनली 100 रुपीज़ जो है उसकी कॉस्ट है, राइट। अभी देखो, ये जो रिटेलर है वो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, है ना। हो सकता है कि मान लो कि उसने 50 रुपये ऐड किए हो अपने प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो 50 रुपये अगर उसने प्रॉफिट के लिए ऐड किए हैं और बाद में उसने वो चीज़ बेची है तो जाहिर सी बात है कि वो 150 में बिकेगी। तो वो 150 जो होगी वो क्या होगी? उसकी सेलिंग प्राइस। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस जो होती है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट या लॉस जो है वो ऐड होके आती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ये दोनों चीज़ें आपस में समझ गई होंगी। ठीक है, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि बेसिकली कॉस्ट प्राइस में ही अगर आप प्रॉफिट या लॉस इसमें से कोई भी चीज़ ऐड करते हो तो वो सेलिंग प्राइस बन जाती है। ठीक है, तो और उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि जब प्रॉफिट की बात होगी, अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया कि 100 रुपीज़ उसकी कॉस्ट प्राइस थी। ठीक है, तो यहाँ पे CP लिख देते उसको। CP 100 रुपीज़ हम लोगों ने एज्यूम किया था। ठीक है, और सेलिंग प्राइस हम लोगों ने एज्यूम किया था 150 बाय एडिंग द 50 रुपीज़ प्रॉफिट। ठीक है, तो जब आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करोगे ना, मतलब जब आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी तो हमेशा याद रखना है कि आपको प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी तभी तो प्रॉफिट होगा, राइट। तो सेलिंग प्राइस में से जब आप कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे तो यू विल गेट द डिफरेंस, दैट इज़ 50, एंड दैट विल बी योर प्रॉफिट। और लॉस का भी कॉन्सेप्ट सेम है, बस यहाँ पे क्या होगा, आपकी कॉस्ट प्राइस बड़ी हो जाएगी सेलिंग प्राइस से, राइट। जैसे कि मान लो कि आपकी सेलिंग प्राइस 100 है, ठीक है, सॉरी, कॉस्ट प्राइस आपकी 100 है और लेट्स से कि सेलिंग प्राइस आपकी 80 है। तो इस केस में आप देख सकते हो कि आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो बड़ी हो गई है किससे? सेलिंग प्राइस से। तो ऐसा जब केस होगा तो जाहिर सी बात है कि आप बोल सकते हो कि लॉस हुआ है। और यहाँ पे आपको दिख भी रहा है प्रैक्टिकली कि 100 रुपये की चीज़ अगर आप खरीदोगे उसको 80 रुपये में बेचोगे तो आपको 20 रुपये का वहाँ पे लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये 4 टर्म्स आपको आसानी से समझ गए होंगे। एक क्विक रिवीजन करने के लिए हम लोगों ने ये 4 टर्म्स को देखा, बिकॉज हम लोगों को यही टर्म्स आगे यूज़ करने हैं बाकी के कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट के बारे में। अभी देखो, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि बेसिकली जब परसेंटेज प्रॉफिट की बात आती है तो किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो होता क्या है, जब हम लोगों ने पहले स्लाइड में देखा तब हम लोगों ने जब प्रॉफिट की बात की रुपीज़ के टर्म्स में की। जैसे मैंने बोला कि आपका जो कॉस्ट प्राइस था वो 100 रुपीज़ का था और सेलिंग प्राइस 150 का था, तो उसमें आप बोल सकते थे कि मुझे 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता इसी केस में कि परसेंटेज प्रॉफिट बताओ कि कितना आया है, तो आप कैसे निकालते? तो उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखो 2 अप्रोचेस है जिससे आप परसेंटेज प्रॉफिट को निकाल सकते हो। पहला अप्रोच है कि अगर आपको एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो पता है
और आपको कॉस्ट प्राइस पता है। ये अगर दो चीज़ें आपको पता है तो आराम से आप परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 200 रुपये है और सेलिंग प्राइस लेट से 250 रुपीज़ है। ओके, ये एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने रुपीज़ का प्रॉफिट मुझे हुआ, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो ये हम लोग बोलते हैं इसको एक्चुअल प्रॉफिट, जो हम लोगों को रुपीज़ के टर्म्स में हुआ है। तो इस फॉर्मूला में मैं एक्चुअल प्रॉफिट के जगह पे ये 50 लिख दूंगा और डिवाइड बाय हम लोग लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। तो आप देख सकते हो इस केस में कॉस्ट प्राइस कितनी है 200 और इंटू आप 100 लिख दो, तो आपको पता चलेगा कि आपका परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ। तो आप 100 से ये 200 को 2 बार कट कर सकते हो और फिर 50 को 25 बार। ठीक है, तो 25% आप बोल सकते हो इस पर्टिकुलर केस में आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, दैट इज़ परसेंटेज प्रॉफिट, राइट। तो परसेंटेज प्रॉफिट को आप बड़ी आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे आपने चीज़ देखी कि परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको वैल्यू पता होने चाहिए थे, किसके, कॉस्ट प्राइस के भी और सेलिंग प्राइस के भी, या कॉस्ट प्राइस या प्रॉफिट। ओके, तब आपको क्या मिलता, परसेंटेज प्रॉफिट मिल जाता, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ कौन से वैल्यू किए हैं, एक तो हम लोगों ने एक्चुअल प्रॉफिट को यूज़ किया और कॉस्ट प्राइस को यूज़ किया। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ आपको पता होंगे तो बड़े आसानी से आप परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है, ये था पहला अप्रोच जो वैल्यू बेस्ड था, मतलब अगर हम लोगों को वैल्यू पता होंगे तो ही आप ये अप्रोच यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी बात करते हैं रेशो वाले अप्रोच की। रेशो वाले अप्रोच में क्या होता है, कभी कभी आपको क्वेश्चन में ना एक्चुअल वैल्यू नहीं दी जाती, आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो दिया जाता है। जैसे कि इसी केस का एग्जांपल लेते हैं कि 200 और 250 ये तो एक्चुअल वैल्यू थे, लेकिन एज्यूम करो कि आपको वैल्यू बताया ही नहीं उन्होंने, आपको इतना बताया है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो कितना है। आप देख सकते हो इस केस में रेशो कितना है, 4:5 रेशो होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मान लो कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आपको 200 और 250 नहीं बताया था और आपको सिर्फ इतना बताया था कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो इतना है 4:5, और आपको नहीं पता कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, ना ही आपको पता है कि सेलिंग प्राइस कितनी है। ठीक है, और अभी अगर मैं आपको बोलता कि परसेंटेज प्रॉफिट निकालो, तो क्या आप इस पर्टिकुलर रिलेशन से निकाल सकते थे? नहीं निकाल सकते थे। क्यों? बिकॉज आपको एक्चुअल प्रॉफिट पता ही नहीं कितना हुआ है, क्योंकि आपको ना तो कॉस्ट प्राइस पता है ना तो सेलिंग प्राइस पता है। हाँ, आपको इतना पता है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 4 के मल्टीपल में कुछ भी हो सकती है, क्योंकि रेशो में उसका पार्ट क्या है 4, और सेलिंग प्राइस भी 5 के मल्टीपल्स में कुछ भी हो सकती है, क्योंकि रेशो में उसका पार्ट कितना है 5। लेकिन क्या आप बता सकते हो कि एक्चुअल में उसको प्रॉफिट कितना हुआ रुपीज़ के टर्म्स में? नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास डेटा ही नहीं है ना। तो इस केस में हम लोग ये वाला जो पहला अप्रोच है वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, जब हम लोग हमारे पास रेशो होगा और वैल्यू नहीं होगी। तो उस केस में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो सेकेंड अप्रोच है दैट इज़ रेशो बेस, उसको यूज़ करना पड़ेगा। अभी ये डिराइव कैसे होता है हुआ है उसको थोड़ा सा मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, देखो डिराइव कैसे हुआ है, आपको पता है कि ये वाला अपना जो फॉर्मूला था ये वाला था कि परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अभी क्या मैं एक्चुअल प्रॉफिट को ऐसे लिख सकता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि मैंने पहले स्लाइड में ही आपको बताया कि प्रॉफिट जो है वो निकलता कैसे है, बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक्चुअल प्रॉफिट के बदले में मैंने ब्रैकेट में लिख दिया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय द सीपी। मतलब वो इस तरीके से हम लोग उसको लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय द कॉस्ट प्राइस। मतलब हम लोगों ने फॉर्मूला यही यूज़ किया है, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। ठीक है, अभी इसको और मैं अगर सिंप्लीफाई करूँगा ना तो आप देख सकते हो ऐसा बनेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि CP/SP -1, क्योंकि CP/CP तो 1 हो जाएगा, तो क्या मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? यस, डेफिनेटली लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोगों ने इसी तरीके से उसको लिखा है कि सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस -1 और इंटू 100 तो होगा ही, क्योंकि परसेंट की बात हो रही है। अभी आपको समझना है कि हम लोगों ने इसको इस तरीके से क्यों लिखा, बिकॉज जब हम लोगों को रेशो पता होगा तो हम लोग डायरेक्टली इसमें जो रेशोज़ के वैल्यूज़ है वो रख पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जो रेशो था वो 4:5 था कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, है ना। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली सेलिंग प्राइस का पार्ट ऊपर लिख सकते हो, कॉस्ट प्राइस का पार्ट नीचे लिख सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस का पार्ट कितना था। मैंने बताया सेलिंग प्राइस का पार्ट 5 था और कॉस्ट प्राइस का पार्ट कितना था 4 एंड -1 हम लोगों ने लिखा था। ठीक है, अभी आप खुद बताओ कि 5/4 -1 ऐसा जब आपके सामने होता है
तब आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हो, ये 4 यहाँ पे चला जाता है मल्टीप्लाई होके, तो 4 1 जा 4 मतलब 5 - 4 1, तो 1/4 हो गया है ना, और इंटू 100 तो था ही, राइट। तो आप देख सकते हो कि इस केस में आपका डायरेक्टली आंसर 25% ही आएगा, है ना, जो आपको इस अप्रोच से मिला था, राइट। लेकिन डिफरेंस क्या था, पहले अप्रोच में आपको वैल्यू पता थी, लेकिन सेकेंड अप्रोच में आपको सिर्फ रेशो पता था। तो आपको समझना यह है कि जब आपको परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है, तब आपके पास अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की एक्चुअल वैल्यू नहीं हो, अगर रेशो भी हो, तो फिर भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इतना सब कुछ बताने का मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि आपके पास रेशो जब रहता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, तो फिर भी आप परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। वैल्यू हमेशा आपके पास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में यही यूज़ होता है। क्वेश्चन में आपको हर बार वैल्यू नहीं देंगे, है ना, रेशो भी दे सकते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक परसेंटेज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, और बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट परसेंटेज लॉस के लिए है। तो इसको मैं आपको फिर से नहीं समझाऊंगा, बिकॉज आप डेफिनेटली इसको प्रॉफिट की तरह ही समझ सकते हो। बस यहाँ पे चेंज क्या होगा ये समझो। परसेंटेज लॉस में क्या होगा, एक्चुअल लॉस जो है वो ऊपर रहेगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मैंने कोई चीज़ 250 रुपये में खरीदी और उसको मैंने 200 रुपये में बेचा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे 50 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो ऊपर वाला पार्ट है एक्चुअल लॉस, वो तो आप देख सकते हो सेम ही रहेगा, क्योंकि एक्चुअल लॉस 50 का ही हुआ है, ओके। लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो आपका क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कॉस्ट प्राइस चेंज हो जाएगा, क्यों, बिकॉज इस केस में मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था, 250, तो नीचे जो है वो 250 आएगा, और इंटू 100 आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 बार जब कट करोगे तो 1/5 फ्रैक्शन बनेगा। 1/5 का मतलब होता है 20%, तो यहाँ पे आपका लॉस कितना हुआ, 20% का लॉस हुआ, राइट। तो आपने देखा वैल्यूज़ मैंने सेम रखे थे, सिर्फ कॉस्ट प्राइस मैंने बदल दी थी, और सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से इंटरचेंज कर ली थी। कॉस्ट प्राइस मैंने बोला 250 है, और उसी को मैंने 200 रुपये में बेच दिया, तो 50 रुपये का लॉस हुआ ओवर द 250, मतलब 1/5 आया, तो 20% का लॉस हो गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। और सेम रेशो वाली बात यहाँ पे अप्लाई होती है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको वैल्यूज़ पता थे तो आप कर सकते थे फाइंड पहले अप्रोच से। लेकिन जब आपको रेशो दिया जाएगा, कि मान लो कि आपको इस तरीके का रेशो दिया है कि आपका कॉस्ट प्राइस इस टू सेलिंग प्राइस का रेशो 5:4 है, और बताओ कि परसेंटेज लॉस कितना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्चुअल मुझे कितने यूनिट का लॉस हुआ है, इस तरीके से आप सोच सकते हो, ठीक है। बिकॉज एक्चुअल ये वाला जो फॉर्मूला है वो पर्टिकुलरली उसी अप्रोच पे बेस्ड है, कि ये 5 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, तो एक्चुअल में कितना यूनिट कम है, 1 यूनिट कितने पे, 5 पे, तो आप डायरेक्टली 20% बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला जो है वो सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको याद रखना है, लेकिन आपको सॉल्व कैसे करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है। क्योंकि आप अगर ये सेकेंड अप्रोच में भी वैल्यू रखोगे 1 - SP/CP, फिर भी आपको 1/5 ही मिलने वाला है, राइट। तो क्वेश्चन में हम लोगों को किस तरीके से यूज़ करना है ये आपको याद रखना है, ओके। तो आई होप कि आपको ये वाला अप्रोच जो है वो समझा होगा कि किस तरीके से आपको रेशो जो है उसमें एज्यूम करना है, और यूनिट के टर्म्स में एज्यूम करके परसेंटेज लॉस कैसे निकालना है, ठीक है। तो परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस जो है वो बिल्कुल आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। इवन परसेंटेज प्रॉफिट के लिए भी आप बहुत जल्दी ऐसे निकाल सकते हो कि मान लो कि मैंने आपको रेशो अभी बताया था, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का 4:5 था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 यूनिट का मुझे प्रॉफिट हुआ है ओवर द 4, तो इसका मतलब 1/4 इंटू 100, है ना, तो 25% का प्रॉफिट मुझे मिल रहा था, राइट। तो इतने आसानी से और इतने ईजिली आप बोल सकते हो परसेंटेज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। रेशो पता होगा तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस का आपको समझा होगा, ठीक है। अभी देखो एक आपको मैं मेथड बताने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ये जब परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस का कॉन्सेप्ट जब आता है तो, और उसमें आप फ्रैक्शन को किस तरीके से यूज़ कर पाते हो, ठीक है, यूजिंग द फ्रैक्शन, ओके। अभी देखो ये एग्जाम्पल है, सिंपल सा एग्जाम्पल है क्वेश्चन, ओके। इसमें देखो क्या बोला है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 480 रुपीज़ अ पर्सन लॉस्ट 20%, एंड फॉर व्हाट शुड ही सेल इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो उन्होंने ये बोला है कि जब एक पर्सन किसी आर्टिकल को 4 से 80 रुपये में बेचता है तो उसको 20% का लॉस हो रहा है, ओके। अभी देखो यहाँ पे आपको समझना है कि 20% का लॉस आपको एज्यूम कैसे करना है, ठीक है। आपको पता है कि 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, है ना, और उन्होंने बोला है कि लॉस है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट्स है तो मेरा सेलिंग प्राइस 4 यूनिट्स होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि
यहाँ पे फ्रैक्शन मुझे 1/5 मिला है। 1/5 का मतलब ये होता है कि अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट का है तो मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा वो होना चाहिए 4 यूनिट्स। क्यों? क्योंकि 1 यूनिट कम है ना। तो ये ऊपर जो 1 यूनिट लिखा है ना वो एक्चुअल मेरा लॉस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर कॉस्ट प्राइस मैं 5 यूनिट्स एज्यूम कर रहा हूँ तो मेरा एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, और इसका मतलब मुझे 1 यूनिट का लॉस हो गया। तो इस तरीके से आप एज्यूम कर सकते हो चीज़ों को, है ना। तो यहाँ पे मुझे आराम से रेशो मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। ठीक है, अभी देखो उन्होंने क्या बोला है कि मैंने एक्चुअल में कितने में वो चीज़ बेची थी, 480 में, और यहाँ पे देखो मैंने सेलिंग प्राइस कितना एज्यूम किया है, 4 यूनिट्स। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये 4 यूनिट जो है वो मेरे 480 के बराबर है? क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए थी, 480, लेकिन हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस कितनी है, 4 यूनिट। तो हम लोग उन दोनों को आपस में इक्वल कर सकते हैं, राइट। तो 1 यूनिट का वैल्यू आप देख सकते हो कितना आया है, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 120, है ना। और जैसे ही मुझे 1 यूनिट का वैल्यू मिलेगा, क्या मैं कॉस्ट प्राइस बता सकता हूँ कितनी है? यस। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 120 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 600 हो जाएगा, राइट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरी कॉस्ट प्राइस 600 थी? यस, डेफिनेटली। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हम लोगों को पता चल गई इस तरीके से, राइट। अभी देखो आगे क्या बोला है, फॉर व्हाट शुड ही सेल इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो उसको इसी कॉस्ट प्राइस पे क्या करना है, 20% का प्रॉफिट कमाना है। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो 600 पे 20% का प्रॉफिट आपको निकालना है। तो आप खुद बताओ कि 600 का 20% कितना होता है। सिंपल सी बात है, 600 का 20% आप निकाल सकते हो, 120 आएगा, है ना। और 120 को उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 600 आपका कॉस्ट प्राइस था, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 20%, दैट इज़ 120, और फाइनल आपका जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना होगा, 720। तो इसका मतलब अगर उसको 20% का प्रॉफिट कमाना है तो उसको वो जो चीज़ थी जो उसने 600 रुपये में खरीदी थी वो उसको कितने में बेचनी पड़ेगी, 720 रुपये में बेचनी पड़ेगी, दैट्स इट। ठीक है, तो आप देख सकते हो अगर हम लोग फ्रैक्शन वाला मेथड यूज़ करते हैं ना तो बहुत आसानी से आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि जहाँ पे आपको प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज दिया हुआ है तो उस परसेंटेज को आप डायरेक्टली क्या करो, फ्रैक्शन में एज्यूम कर लो यूनिट्स के टर्म्स में, और उसके अकॉर्डिंगली जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम लोग प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन जो है वो एक सेपरेट वीडियो में सॉल्व करेंगे, उसमें आपको और आपका आइडिया जो है या आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करने हैं। ठीक है, तो आई होप कि अभी के लिए आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझा होगा। ठीक है, चलिए अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट समझने में डिफ़िकल्टी होती है, तो इसको एकदम आसान और प्रैक्टिकल वे में समझेंगे। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट एंड मार्क प्राइस। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि बेसिकली ये मार्क प्राइस है क्या और ये डिस्काउंट है क्या। ठीक है, अभी देखो ये मार्क प्राइस के बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ना बहुत सारे अलग अलग नाम आपको देखने को मिलते हैं। एमआरपी भी इसको बोलते हैं, इसको लीज प्राइस भी बोलते हैं, लेबल प्राइस भी बोल देते हैं, आर्टिकल प्राइस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कभी भी आपको ऐसे प्राइजेस दिखेंगे ना तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये सारे प्राइजेस क्या है। ये सारे प्राइजेस का मतलब एक ही होता है, दैट इज़ मार्क प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है कि ये सारों का मतलब एक ही है। तो क्वेश्चन में कभी भी आपको लेबल प्राइस, आर्टिकल प्राइस वगैरह दिखेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, सबका मतलब एक ही होता है, दैट इज़ मार्क प्राइस। ठीक है, अभी ये समझते हैं कि मार्क प्राइस होता क्या है और यूज़ क्यों करते हैं हम लोग इसको मार्क प्राइस को, क्योंकि हम लोगों के पास ऑलरेडी 2 प्राइजेस तो है ही, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस तो है, तो ये मार्क प्राइस अलग चीज़ क्या है। ठीक है, एक सिंपल एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि मान लो कि आपको एक शूज़ खरीदना है। ठीक है, और आपके पास 2 चॉइसेस है, आपके एरिया में 2 शॉप्स है जो आपको शूज़ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप पहले शॉप में जाते हो और उस शॉप में मान लो कि आपको ये वाला जो है शूज़ वो पसंद आता है। ठीक है, और आप उस शॉपकीपर को बोलते हो कि बताओ मुझे कि इसकी प्राइस कितनी है। तो वो शॉपकीपर आपको बोलता है कि उसकी प्राइस देखो इतनी है, 1399, मतलब 1400 रुपये जो है वो आपको देने पड़ेंगे इस शूज़ को ख़रीदने के लिए। ठीक है, अभी जाहिर सी बात है आपको पता है कि उस पर्टिकुलर शॉपकीपर ने 1400 रुपये में तो वो शूज़ नहीं खरीदे होंगे, आपको वो 1400 रुपये में बेच रहा है तो अपना कुछ प्रॉफिट जो है वो जोड़ के ही बेचेगा, है ना। तो एज्यूम कर लो कि उस शॉपकीपर जो था उसने वो शूज़ जो है वो 1000 रुपये में ख़रीदे थे, आपको नहीं पता कि कितने में ख़रीदे थे, बट एक्चुअल में ये फैक्ट है कि उसने मान लो कि 1000 रुपये में ख़रीदे थे और आपको वो 1400 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कितने का है, 400 रुपये का है। ठीक है,
अभी आपने सोचा कि इस एरिया में और एक शॉप है, तो मैं दूसरे शॉप में भी जाके जो है वो देख लेता हूँ कि क्या प्राइस है। ओके, तो ये जो शूज़ है इसका प्राइस उसने आपको बताया 1400 रुपये, और आपने उसको पूछा कि कुछ डिस्काउंट दोगे क्या इस पर। तो उसकी जो स्ट्रैटेजी है उस शॉपकीपर की, वो ये नहीं है कि वो डिस्काउंट देता है ना। उसकी स्ट्रैटेजी ये है कि वो डायरेक्टली आपको क्या बता देगा, फिक्स प्राइस बता देगा और बोलेगा कि मैं डिस्काउंट नहीं देता हूँ, है ना। तो उसने बोला कि देखो भाई, डिस्काउंट तो नहीं मिलेगा आपको ये जो 1400 रुपये है वही प्राइस आपको फिक्स्ड मिलेगी। ओके, और इसमें आप लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो आप दूसरे शॉप में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो फिर आपने क्या किया कि चलो भाई ये डिस्काउंट तो नहीं दे रहा है, तो दूसरे शॉप में जाके देखते हैं कि ये डिस्काउंट देगा कि नहीं। ठीक है, फिर आप पहुँचे दूसरे शॉप में। दूसरे शॉप में आपको ये वाला शूज़ जो है वो पसंद आ गया। ओके, और आपने शॉपकीपर से पूछा कि भाई इसमें मुझे डिस्काउंट कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो शॉपकीपर ने आपको बोला कि देखो भाई, इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है ना वो 4500 रुपये है, लेकिन मैं आपको इस पर 65% का डिस्काउंट दूंगा, और डिस्काउंट देने के बाद आपको यही शूज़ जो है वो 1580 मतलब अराउंड 1600 रुपये में मिल जाएंगे। इस तरीके से उसने बताया आपको। ओके, अभी देखो यहाँ पे अलग चीज़ क्या हुई। यहाँ पे अलग चीज़ ये हुई कि पहले वाले शॉपकीपर ने आपको डिस्काउंट नहीं दिया, लेकिन जब आप दूसरे शॉप में गए तो उसने आपको डिस्काउंट दिया, और इतना ज़्यादा हेवी डिस्काउंट दिया, मतलब 65% का आपको डिस्काउंट दिया, और उसने बोला कि आपको 4500 की चीज़ जो है वो मैं 1600 में बेच रहा हूँ। ओके, अभी जाहिर सी बात है कि इतना ज़्यादा वो डिस्काउंट दे रहा है तो आप अट्रैक्ट हो जाओगे और आप उसी से चीज़ खरीदोगे, है ना। तो बेसिकली ये जो मार्क प्राइस का फंडा होता है ना, ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई कस्टमर ये पहले वाले शॉप में जाएगा और वो शॉपकीपर बोलेगा कि मैं आपको डिस्काउंट ही नहीं दूंगा, तो डेफिनेटली जो कस्टमर है वो थोड़ा सा बिट्रेड फील करेगा कि भाई ये तो डिस्काउंट ही नहीं दे रहा है ना। लेकिन जब ये दूसरा शॉप वाला वही चीज़ जो है वो आपको थोड़े से ज़्यादा मात्रा में बेचेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये चीज़ जो है ये शॉपकीपर 1400 रुपये में बेच रहा था, ये वाला शूज़, है ना। लेकिन जो दूसरा शॉपकीपर जो है वो आपको 1600 में बेच रहा है, फिर भी आपको जो है वो उसकी जो महंगाई है वो महसूस नहीं हुई। क्यों? बिकॉज उसने डिस्काउंट दिया आपको, क्योंकि आपके मन में ऐसा उसने बिठा दिया कि ये शूज़ 4500 का है। क्या आपको लगता है कि सही में ये शूज़ जो है उसने 4500 में ख़रीदा होगा? बिल्कुल भी नहीं। ये शूज़ भी उसने 1000 रुपये में ही ख़रीदा है ना, जो पहले शॉपकीपर ने ख़रीदा था। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस स्ट्रैटेजी में है। जो पहला वाला शॉपकीपर था उसकी स्ट्रैटेजी क्या थी? भाई डिस्काउंट दूंगा ही नहीं और मैं सीधा बोल दूंगा कि 1400 रुपये में आप खरीद लो, है ना। तो इससे ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होंगे। ज़्यादा कस्टमर कब अट्रैक्ट होंगे? जब मैं उनको बोलूँगा कि ये 1000 रुपये की चीज़ 4500 की है और उस 4500 रुपये में आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, है ना। और तब जाके आप जो है वो चीज़ को महंगे होके भी खरीदोगे। महंगी मतलब क्या? एज़ कम्पेयर टू दिस पर्सन, राइट। जब 1400 रुपये की चीज़ आप खरीदने नहीं वाले थे क्योंकि आपको डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, लेकिन आप 1600 रुपये की चीज़ खरीदने के लिए राज़ी होगे। क्यों? बिकॉज आपको डिस्काउंट मिल रहा है, राइट। तो यही फंडा बेसिकली आप ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स वगैरह देखते हो, अमेजोन वगैरह, वहाँ पे भी यूज़ होता है। ठीक है, तो बेसिकली कुल मिला के बात यह है कि मार्क प्राइस जो होती है ना वो प्राइस होती है जिसके ऊपर आपको हमेशा क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है। और अल्टीमेटली एक्चुअल जो प्राइस में आप खरीदते हो वो क्या होती है? सेलिंग प्राइस। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो 1600 रुपये जो बात हो रही थी इस शूज़ की, ओके, वो एक्चुअल में क्या है? उसकी सेलिंग प्राइस है, राइट। क्योंकि आपने उस प्राइस में बाय किया है उसको, और उसी प्राइस में वो जो सेलर है वो उसको सेल करेगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगी? ये सेलिंग प्राइस। लेकिन मार्क प्राइस क्या होगी? मार्क प्राइस वो होगी जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उसने उस पर्टिकुलर शूज़ के बॉक्स पे लगाई होगी। ओके, जैसे कि इस केस में 4500 रुपये थी, तो इस केस में आपकी जो 4500 है वो क्या हो जाएगी? मार्क प्राइस हो जाएगी, और 1600 क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है आप देख सकते हो कि इन दो प्राइजेस में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? वो तो डिस्काउंट होना चाहिए, है ना। 4500 में मैंने जितना भी आपको डिस्काउंट दिया 65% हिसाब से उसको माइनस करके आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे ये रिलेशन आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, है ना। तो सेलिंग प्राइस आपको कब मिलती है? जब मार्क प्राइस से आप डिस्काउंट माइनस करोगे और एक्चुअल प्राइस में जब आप वो चीज़ खरीदोगे तो आपको क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। ओके, तो आई होप कि आपको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो है वो समझा होगा कि मार्क प्राइस क्या है और डिस्काउंट क्या है। ओके, अभी और एक कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट का।
ओके, सक्सेसिव डिस्काउंट बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज में भी पढ़े हैं और SICI में भी मैंने आपको इफेक्टिव रेट का जो कॉन्सेप्ट बताया था, बस यही कॉन्सेप्ट है। ओके, बट ये कॉन्सेप्ट डिस्काउंट में थोड़ा सा अलग तरीके से अप्लाई होता है। वो समझते हैं कैसे, क्योंकि डिस्काउंट में होता क्या है ना, डिस्काउंट में इसका फॉर्मूला इस तरीके से बन जाता है x + y - xy/100, है ना। क्योंकि डिस्काउंट में आपको पता है कि डिस्काउंट में आपको कम होके वैल्यू मिलती है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, आपका जो फॉर्मूला है उसमें आपको ये जो है माइनस वाला टर्म वो देखने को मिलता है। क्योंकि इफेक्टिव रेट में आपने देखा होगा हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा था वो x + y + xy लिखा था, लेकिन डिस्काउंट के टर्म में हम लोग उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे और -xy लिख देंगे। ठीक है, अभी इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, मान लो आप एक पर्टिकुलर शॉप में गए, ओके, और उस पर एक आर्टिकल आपको पसंद आया जिसकी प्राइस जो है वो 1500 रुपये लिखी थी और वो मार्क प्राइस थी। ठीक है, अभी मान लो कि उस शॉपकीपर ने आपको डिस्काउंट दिया 20%। ठीक है, उसने बोला कि भाई आप अच्छे कस्टमर लग रहे हो तो आपको मैं 20% का डिस्काउंट दे देता हूँ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको 1500 रुपये पे क्या मिला, 20% का डिस्काउंट मिला। ओके, जैसे ही वो बोला कि आपको मैं 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, उसी वक्त उस दुकानदार को याद आया कि आप पहले कस्टमर हो। ठीक है, और उसकी बोनी नहीं हुई अभी तक। ठीक है, तो उसने बोला कि मैं आपको एडिशनल डिस्काउंट दूंगा, मैं आपको 20% तो डिस्काउंट दे ही रहा था, लेकिन आप पहले कस्टमर हो तो इसीलिए मैं आपको एडिशनल क्या कर रहा हूँ और 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ इसी पर्टिकुलर आर्टिकल पे। ठीक है, और आपको अभी निकालना है कि एक्चुअल में आपको वो चीज़ कितने रुपए में पड़ेगी, मतलब वो सेलर जो है वो कितने रुपए में आपको वो चीज़ बेचेगा जब वो आपको दो अलग अलग तरीके के डिस्काउंट देगा, 20% भी देगा और 10% भी देगा। ओके, तो इसको आप देखो दो अप्रोचेस से सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो जो मैंने आपको मेथड बताया था फॉर्मूला वाला, x + y - xy, उसमें आप सीधा वैल्यू डाल दो। राइट, तो देखो यहाँ पे x आपका क्या है, पहला परसेंटेज जो 20 उसने डिस्काउंट के टाइम पे दिया था। ठीक है, दूसरा परसेंटेज आपका क्या है, y वाला, x + y 20 और 10, है ना। और माइनस जो है आप करोगे x × y मतलब 20 × 10 200 को 100 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके का आपका कैलकुलेशन हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से। तो ये होगा 30 - 2 कितना हो जाएगा, 28%। मतलब कुल मिला के उसने बेसिकली आपको याद रखना है कितना डिस्काउंट दिया, 28%। बहुत सारे स्टूडेंट इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं और उनको लगता है कि पहले उसने 20% डिस्काउंट दिया फिर 10% दिया, मतलब टोटल कितना दिया डिस्काउंट, 30%। ऐसा नहीं होता है। क्यों, बिकॉज पहले आपको 1500 पे उसने 20% डिस्काउंट दिया, है ना, और फिर जो भी प्राइस बनी होगी उस पर फिर उसने 10% डिस्काउंट दिया। इस तरीके से डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो जब भी दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स की बात आती है ना, तो आपको उस डिस्काउंट्स को डायरेक्ट ऐड नहीं करना है। जैसे कि अगर यहाँ पे 20% और 10% बोला तो आपको ये नहीं समझना है कि 30% का डिस्काउंट हुआ। एक्चुअल में जो इफेक्टिव डिस्काउंट मिला वो कितना मिला, 28% का। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 1500 पे आपको निकालना होगा कि 28% का मुझे क्या मिला, डिस्काउंट मिला। अभी सिंपल सी बात है, अगर 28% का मुझे डिस्काउंट मिला तो एक्चुअल में वो प्राइस मुझे कितने की पड़ेगी, सेलिंग प्राइस कितने की होगी, 72%। क्यों, बिकॉज 28% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, 100% से वो वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जैसे कि ये जो मार्क प्राइस है 1500, वो अपने आप में क्या है, 100% है। राइट, और जब मैं इसके ऊपर 28% का आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ तो उस 100 में से जब मैं 28% माइनस करूँगा तो इस 1500 का मुझे एक्चुअल में कितना प्राइस मिलेगा, सिर्फ 72%, है ना। तो 1500 का 72% जितना भी होगा वो आपको क्या मिलेगा, एज अ सेलिंग प्राइस, मतलब जो एक्चुअल प्राइस में आप खरीद रहे हो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो एक्चुअल में जो शॉपकीपर है वो आपको कितने में बेचेगा, 1500 के 72% में जो भी प्राइस आएगा उस पर बेचेगा। तो अभी आप खुद सोचो, ये दो जीरोस तो कट हो गए, तो 15 × 72 जब आप करोगे तो आपको कितना जो है वो आंसर मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी जो मल्टीप्लिकेशन के टेक्निक्स है वो बताए हैं। अगर हम लोगों को 15 से मल्टीप्लाई करना है 72 से, तो आप क्या करते हो, 15 का आप मुझे बताओ कि क्या मैं 15 को ऐसे लिख सकता हूँ, 30/2, है ना, लिख सकते हैं आराम से। तो 30/2 हम लोगों को क्यों करना है, क्योंकि यहाँ से मुझे 72 का आराम से क्या मिल जाता है, आधा मिल जाता है ना। और उसके बाद में आराम से 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप सभी को पता है 72 का आधा कितना होता है, 36, और 36 का ट्रिपल कितना होगा, 108। तो 108 के आगे एक ज़ीरो लग जाएगा।
इस तरीके से आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1500 उसकी मार्क प्राइस थी, लेकिन आपको कितने में बेची शॉपकीपर ने, 1080 में। तो 1080 क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी, राइट। और 28% क्या हुआ, डिस्काउंट हो गया, है ना। और ये क्या हुई, मार्क प्राइस। तो इस तरीके से आपको रिलेशन समझना है। मार्क प्राइस पे जब आपको डिस्काउंट मिलेगा तब आपको सेलिंग प्राइस मिलेगी। इस तरीके से इसको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सक्सेसिव डिस्काउंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझा होगा, ठीक है। ओके, अभी हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस के अराउंड 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आप इस पर्टिकुलर रिलेशन से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मतलब जहाँ पे आपको दो चीज़ें दी गई हो, प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट, ये दो चीज़ें अगर आपको दी गई हो तो बड़े आसानी से आप ये जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ कर सकते हो। अभी ये कॉन्सेप्ट है क्या, इसको मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट का नाम है रेशो बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। जैसा आपने देखा प्रीवियस स्लाइड में, मैंने आपको बताया था कि जब मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है तो सेलिंग प्राइस आती है। तो इसका मतलब मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में एक्चुअल रिलेशन हम लोगों को नहीं मिल सकता, है ना। तो एक्चुअल अगर हम लोगों को रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस, तो आप इस रिलेशन का यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ द रेशियो बिटवीन द मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। बिकॉज देखो, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में तो रेशियो आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा कि मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट मैंने दिया, तो आपको मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कब आएगी? आपको मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के जब रेशियो चाहिए होगा ना, तब आपको दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए आपके पास दो डेटा होना चाहिए। एक आपके पास परसेंटेज प्रॉफिट होना चाहिए और एक आपके पास डिस्काउंट परसेंटेज होना चाहिए। ये अगर आपके पास दो वैल्यूज़ है तो आप बड़ी आसानी से रेशो निकाल सकते हो, ठीक है। अभी इसको हम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं कि बेसिकली जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप उसको किस तरीके से यूज़ करोगे, ठीक है। तो मान लो कि ये आपका क्वेश्चन है कि जिसमें आपको मार्क प्राइस दे के रखी है 504 रुपये, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि उस शॉपकीपर जो है इस मार्क प्राइस पे 5% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, और फिर भी डिस्काउंट ऑफर करके भी उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का, 20% का। तो उन्होंने बोला है कि जो कॉस्ट प्राइस है उस आर्टिकल की वो निकालो, एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, ठीक है। तो देखो, आपको क्वेश्चन को पकड़ना कैसे है और क्वेश्चन को समझना कैसे है कि ये क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ये कैसे समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपको दिया क्या क्या है। आपको चेक करना है कि क्या आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है। यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है ना। क्या मुझे डिस्काउंट परसेंट दिया है, ये समझना है। देखो, डिस्काउंट परसेंट भी दिया हुआ है सामने से, तो बस मेरा काम हो गया। जहाँ पे भी मुझे प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दिया है, मैं आसानी से रेशो निकाल सकता हूँ। अभी देखते हैं मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो कितना होगा इस केस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्क प्राइस के सामने जो पार्ट लिखा है वो क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया था, 20, तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120। तो ये 120 लिख दिया मैंने, ठीक है। कॉस्ट प्राइस के सामने क्या लिखा हुआ है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्काउंट कितना दिया, 5% का, तो उसको आप 100 से माइनस कर दो। 100 माइनस 5 कितना होगा, 95। दैट्स इट, ठीक है। अभी इसको आप सिंप्लीफाई अगर करोगे तो आसानी से आपको रेशो जो है वो मिल जाएगा, ओके। तो अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे 5 से तो कितना आएगा, देखो 5 से इसको मैं 24 बार कट कर सकता हूँ और नीचे में 5 से 19 बार कट कर सकता हूँ, राइट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि रेशो मेरा जो होगा मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का वो कितना होगा, 24:19, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग इसको यूज़ कैसे करेंगे। देखो, उन्होंने आपको बोला है कि मार्क प्राइस कितनी है, 504, लेकिन आपको मार्क प्राइस कितनी मिली एजम्पशन से, 24 यूनिट्स, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 24 यूनिट्स जो है वो 504 के बराबर होंगे। यस, डेफिनेटली, क्योंकि 504 मार्क प्राइस तो क्वेश्चन में दी है, हमारा एजम्पशन क्या है 24। तो मैं अगर 24 से इसको कट कर दूंगा तो पहला कट लगेगा 2 का, 24 2 ज़ा 48, और नेक्स्ट कट लगेगा 1 का, दैट इज़ 24 1 ज़ा 24, ओके। तो इसका मतलब मुझे एक यूनिट की वैल्यू मिल गई 21, है ना। अभी मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस। हम लोगों ने अभी देखा कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने कितना लिया था, 19 यूनिट्स। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर एक यूनिट की वैल्यू 21 है तो मेरी जो 19 यूनिट्स की वैल्यू होगी वो इतनी होगी। यस, है ना। तो 19 इंटू 21 आप बताओ कितना होगा। देखो 19 इंटू 21 है ना, आप माइंड में कर सकते हो। पहले आप 21 इंटू क्या करो, 20 करो। 21 इंटू 20 कितना आएगा,
यस 420 आएगा ना, 21 इंटू 20 है ना। उसमें से आप 21 माइनस कर दो, क्योंकि आपको तो 21 इंटू 19 करना है, राइट। तो आप 420 में से जब 21 माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 399। तो बड़ी आसानी से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन आप बहुत सारे मेथड से कर सकते हो, ये एक मेथड है करने का, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो आपने देखा क्वेश्चन का आंसर आपका बड़ी आसानी से आ जाएगा 399, ठीक है। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको क्वेश्चन का जो मतलब है वो आपको समझना है बाय चेकिंग द गिवन एंटिटीज़। कौन कौन सी चीज़ें दी गई है उससे आपको समझना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट आप यूज़ करोगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज दोनों चीज़ें दी गई थी, है ना। और उन चीज़ों की वजह से मुझे क्या मिल गया, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और उसकी वजह से मैं आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर पाया। ओके, तो आई होप कि आपको समझा होगा इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज़ कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, जो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इवन डीआई में भी, जो मेंस में डीआई आता है आपका, जो प्रॉफिट लॉस के बेस पे हो सकता है, उसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं जिसमें आपको ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। ओके, तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। तो इस वीडियो में तो इतना ही हम लोगों को डिस्कस करना था, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट वाला वीडियो था। ओके, अभी और एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, वो वीडियो भी आप डेफिनेटली देखना, जो प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे होगा। ओके, बिकॉज क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करोगे तभी आप डेफिनेटली एक्सेल कर पाओगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया है, अभी इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो मैं वीडियो बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो सही तरीके से समझा होगा। अगर नहीं समझा है, एक बार फिर से आप वीडियो को देखना, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखना, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आपको ये काम आएंगे, ठीक है। तो I hope you all enjoyed this video and I will see you all in the next one.